देखिए एक्सप्रेशन आपको लिखवाया गया था लास्ट टर्म पे, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन x1 डेल वन समेशन x1 प्लस डेल बी समेशन y1 प्लस फिर डेल थीटा समेशन y1x माइनस x1y, यही लिखवाए थे। क्या नाम दिया था इस इक्वेशन को? कुछ इक्वेशन नंबर डाले हैं 3, यहाँ तक बता दिया गया था। नीचे सब हेडलाइन डालिए नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन, देखिए नेसेसरी थ्योरम में दो बातें कही गई हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी सिस्टम में आपसे कहा गया है कि जो बॉडी है हमारी वो इक्विलिब्रियम में होगी अगर डेल डब्ल्यू ज़ीरो हो जाए। ठीक, दूसरा कहा गया डेल डब्ल्यू अगर ज़ीरो हो तो बॉडी किस में होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो पहले केस में हम लोग मान लेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में है और दिखाएंगे डेल डब्ल्यू ज़ीरो होगा। दूसरे केस में हम मान लेंगे डेल डब्ल्यू ज़ीरो है तो दिखाएंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। हेडलाइन डालिए नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन लिखिए इसमें, लेट द rigid body be in equilibrium, let the rigid body be in equilibrium under the action of coplanar forces। Under the action of coplanar forces, then कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम की कि समेशन x1 ज़ीरो समेशन y1 ज़ीरो समेशन y1x माइनस x1y, जिसको हम लोग कहते हैं मूवमेंट g, वो भी क्या होता है? ज़ीरो। लिखिए हो गया। नीचे से लिखिए हेंस इक्वेशन 1 टेक्स द फॉर्म हेंस इक्वेशन 1 टेक्स द फॉर्म इक्वेशन 3 हेंस इक्वेशन 3 टेक्स द फॉर्म, देखिए डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल ए इंटू ज़ीरो प्लस डेल बी इंटू ज़ीरो प्लस डेल थीटा इंटू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू, लिखिए
गया, नीचे से लिखिए hence the algebraic sum of the virtual work done by the system of coplanar forces on a rigid body is zero. हो गया। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन देखिए, सफिशिएंट में हम मान लेंगे डेल डब्ल्यू किसके बराबर है, 0, और दिखाएंगे कि सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये तीन चीज़ जो है 0 के बराबर आएगी। लिखिए लेट द algebraic sum of the virtual work done by the forces on the rigid body is zero, then from equation 3 we must have देखिए इसको 0 कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा डेल ए समेशन x1 प्लस डेल बी समेशन y1 डेल थीटा समेशन y1 x माइनस x1 y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 लिखिए। हो गया, ध्यान से समझिएगा। जब आपको लास्ट टर्न पर डायग्राम बनवाया गया था तो कहा गया था सबसे पहले बॉडी डेल थीटा एंगल से रोटेट कर रही है। जब बॉडी में रोटेशनल मोशन होगा तो वो केवल रोटेट करेगी, ना एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगी ना वाई एक्सिस के। एक्चुअली ये प्रोसीजर क्या होता है, मान लीजिए ये रिजिड बॉडी है, पहले वो रोटेट करती है, फिर वो डेल एक्स चलती है और फिर वो डेल बी चलती है, मतलब ये प्रोसीजर होता है। तो पहले वो रोटेट करेगी, फिर एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगी और फिर वाई एक्सिस के अलोंग चलेगी। तो यहाँ पे भी हम मान लेंगे कि सबसे पहले बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में इक्वेशन हमको मिलेगा ये 0 मिलेगा, केवल डेल थीटा समेशन y1 x माइनस x1 y इज इक्वल टू 0। चूँकि बॉडी रोटेट कर रही है तो डेल थीटा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्या आएगा, समेशन y1 x माइनस x1 y इज इक्वल टू
0। ठीक, अब मान लेंगे कि बॉडी हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। ठीक है, जब बॉडी में एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसमें ना तो रोटेशन होगा ना वाई एक्सिस के अलोंग मोशन होगा, केवल किधर चलेगी, एक्स एक्सिस के अलोंग। जब एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगी तो वाई एक्सिस के अलोंग होने वाला डिस्प्लेसमेंट 0 और जो एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो आपको मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट डेल ए समेशन x1 इज इक्वल टू 0। चूँकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डेल ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्या मिलेगा आपको, समेशन x1 इज इक्वल टू 0। ठीक इसी तरीके से कहेंगे कि y एक्सिस के अलोंग जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो x एक्सिस के अलोंग होने वाला डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा और जिस एंगल से रोटेट कर रहा है वो भी क्या होगा, 0। तो आपको मिलेगा डेल बी समेशन y1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से चूँकि y एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है तो डेल बी का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्या मिलेगा, समेशन y1 इज इक्वल टू 0। इन तीन कंडीशन को कंबाइन कीजिए, समेशन x1 इज इक्वल टू 0, समेशन y1 इज इक्वल टू 0 और ये g इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, लीजिए से लिखिए इक्वेशन 4 के नीचे से, नाउ let us choose a displacement, now let us choose a displacement in which the body only rotates, in which the body only rotates about O through a small angle del theta, through a small angle del theta, then putting ये डेल ए इज इक्वल टू 0 एंड डेल बी इज इक्वल टू 0, डेल ए इज इक्वल टू 0 एंड डेल बी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4 we have, ये दोनों लाइन लिखिए, हो गया। फिर नीचे से लिखिए अगेन let us choose a displacement, again let us choose a displacement in which the body moves, in which the body moves only a small distance del A, only a small distance del A parallel to OX axis, parallel to OX axis, comma, then putting del B is equal to 0
and del theta is equal to 0 in equation 4, comma we have ये दोनों लाइन हो गया। फिर नीचे से लिखिए फाइनली let us choose a displacement. Finally, let us choose a displacement in which a body moves a small distance del v parallel to OY axis then putting del A is equal to 0 and del theta is equal to 0 in equation 4 we have ये दोनों हो गया। नीचे से लिखिए thus from above 3 cases we have del x1 is equal to 0, sorry, summation x1 is equal to 0. We have summation x1 is equal to 0, comma summation y1 is equal to 0 and summation y1x minus x1y is equal to 0, which is the condition of equilibrium, and hence the rigid body under the action of coplanar forces be in equilibrium. हो गया। अब लास्ट टॉपिक इसका पढ़ने चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, पूछा जाता है। आर्टिकल का नाम है, लिख लीजिए, फोर्सेस which are omitted.
ठीक है, फोर्सेस विच आर ओमिटेड। ओमिट का मतलब होता है इग्नोर कर जाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि किसी भी सिस्टम पे ऐसे फोर्सेस लगते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क डन 0 होता है। अगर हमको पहले से पता हो, मान लीजिए आज बारिश हो रही हो, हम घर पे, हमको पहले से पता है कि आज क्लास नहीं चलेगी, तो हम क्लास करने नहीं आएंगे। यही चीज़ इसके साथ है कि एक सिस्टम के ऊपर ऐसे बहुत सारे फोर्स लगते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क डन 0 होता है। अगर हमको पता है कि इसके द्वारा किया गया वर्क डन 0 है, तो जाहिर सी बात है उसको हम इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे। पहले ही देख करके हम कह देंगे कि इसके द्वारा किया गया वर्क डन 0 होगा, इसलिए हम इसको अपने क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब जस्ट इसके बाद से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। मान लीजिए किसी सिस्टम के ऊपर 50 फोर्स लग रहे हैं, उन 50 में से 32 फोर्स ऐसे हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क डन 0 है, तो हम पहले ही उन 32 को निकाल करके किनारे कर देंगे और कहेंगे हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि इसके द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क डन क्या रहा होगा, 0। तो इन फोर्सेस को कहते हैं इग्नोर करना, ओमिट करना। ओमिट करना मतलब छोड़ देना, इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे अब हम उन फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा किया गया वर्क डन 0 होता है और हम उनको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ हम एक चार्ट बना रहे हैं जिसमें इसके टॉपिक के अंदर 4 थ्योरम है। उन चारों में से कोई भी एग्जाम में आ जाता है। ये चार्ट अगर आपको आ गया तो आप सब कर ले जाएंगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ों में पढ़ना है आपको, इसमें 2 चीज़ में पढ़ना है। पहला टॉपिक होता है इसका स्ट्रिंग, दूसरा टॉपिक होता है इसका रॉड, स्ट्रिंग और दूसरा टॉपिक होता है रॉड। पहले तो समझ लीजिए दोनों में अंतर क्या है। स्ट्रिंग का मतलब होता है रबड़ बैंड, देखती होंगी पतला पतला, खींच के छोड़ देते हैं तो अपनी पोजीशन पे आ जाता है, उसको स्ट्रिंग कहते हैं। और रॉड का मतलब होता है ये पाया, ये क्या कहलाता है, रॉड। तो 2 केसेस हो गया, स्ट्रिंग और रॉड। जैसा कि नाम है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में एन टेंशन लगता है, स्ट्रिंग में टेंशन लगता है, रॉड में थ्रस्ट लगता है, O और U। स्ट्रिंग में टेंशन लगता है, रॉड में थ्रस्ट U और O थ्रस्ट लगता है, ठीक है। टेंशन हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, थ्रस्ट हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। जैसे ये स्ट्रिंग है तो टेंशन ऐसे लगेगा, और ये रॉड है तो थ्रस्ट ऐसे लगेगा। आउटवर्ड मतलब बाहर भागेगा, इनवर्ड मतलब अंदर भागेगा, ठीक है। इसका जो रिजल्ट मिलता है N नेगेटिव होता है, इसका जो रिजल्ट मिलता है पॉजिटिव होता है, ठीक। अब इसमें 2 केसेस आते हैं, इनएक्सटेंसिबल और एक्सटेंसिबल। इसमें भी 2 केस आते हैं, इनएक्सटेंसिबल और एक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि जब हम स्ट्रिंग को खींच के छोड़ते हैं तो उसकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होती है। एक्सटेंड मतलब बड़ा होना,
इन मतलब एक्सटेंड नहीं होता है और एक्सटेंसिबल मतलब बड़ा हो जाता है। इन एक्सटेंसिबल का मतलब बड़ा नहीं होता है, एक्सटेंसिबल का मतलब बड़ा हो जाता है। इस केस में वर्चुअल वर्क डन 0 आता है क्योंकि उसकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होती है। आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। जब लंबाई में वृद्धि हुई ही नहीं तो विस्थापन हुआ ही नहीं, इसलिए इस केस में एक्सटेंसिबल में वर्क डन क्या होता है 0। मान लीजिए रॉड या स्ट्रिंग की लंबाई L थी, खींचने के बाद वृद्धि डेल L की हो गई, ठीक है। तो इस केस में जो वर्क डन होता है, अगर टेंशन T हो तो बल ठीक गुणे बल की दिशा में विस्थापन दैट इज डेल L, लेकिन वो कैसा आता है नेगेटिव, ठीक। इनएक्सटेंसिबल है, लंबाई में वृद्धि नहीं हुई है, इसका मतलब डेल W इज इक्वल टू 0। एक्सटेंसिबल है, लंबाई में वृद्धि हुई है, इसलिए बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन कैसा आता है पॉजिटिव। ये चारों ही केस आपको यहाँ प्रूफ करने होते हैं। इसके बिहाफ पे 4 थ्योरम बनते हैं, उन चारों में से एग्ज़ाम में कोई भी एक निश्चित तौर पे आता है, ठीक है। तो पहले अगर ये बनाना चाहें तो बना लीजिए, ये आपके समझने के लिए बनवा रहे हैं, ठीक है। चलिए लिखिए इसमें फोर्सेस दैट कैन बी ओमिटेड। कैसे फोर्स ओमिट किए जाते हैं पहले उसको लिखिए। लिखिए इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, if a body is in equilibrium
be acted upon by a number of forces, be acted upon by a number of forces and a small displacement is given to the body comma, the work done by certain forces is zero. Such forces are पहली हेडलाइन डालिए, टेंशन इन एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, देखिए स्ट्रिंग है, कैसे शुरुआत करते हैं। स्ट्रिंग है तो क्या लगेगा, टेंशन किस डायरेक्शन में लगता है, इनवर्ड, और इनएक्सटेंसिबल है तो वर्क डन क्या आना चाहिए, ज़ीरो। चलिए करके देखा जाए। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे देखिए यहाँ पे OA कोई स्ट्रिंग है, ठीक है। जब OA पे कोप्लेनर फोर्सेस लगाए गए तो उसकी नई पोजीशन O डैश A डैश हो गई क्योंकि डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालें, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालें, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालें, ठीक। इसको नाम दे रहे हैं M का, इसको नाम दे रहे हैं N का, इसको नाम दे रहे हैं B का। स्ट्रिंग थी हमारी OA। स्ट्रिंग में टेंशन लगता है, टेंशन किस दिशा में लगता है, इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ट दिशा में ये लग गया। मान लिया ये जितने एंगल से डिस्प्लेस हो रही है वो एंगल थीटा है। क्लियर है, डायग्राम बना लीजिए। ठीक है,
पहले स्प्रिंग कहाँ थी? OA पे। स्प्रिंग है तो क्या लगेगा? टेंशन। किस दिशा में? इनवर्ड। इस पे फोर्सेस लगाए गए जिससे ये कहाँ डिस्प्लेस हो गई? O डैश A डैश पे। कितने एंगल पे? थीटा। परपेंडिकुलर डाल दिया, ये मिला दिया, ठीक है। मान ले रहे इस स्ट्रिंग की लंबाई OA की लंबाई कितनी रही होगी? L। चूँकि इनएक्सटेंसिबल है तो लंबाई में वृद्धि नहीं होगी, इसकी भी लंबाई कितनी रही होगी? L। मतलब OA की लंबाई L जो कि O डैश A डैश के बराबर है। ठीक, इतना क्लियर है? अब बहुत ध्यान से समझिएगा। हम कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस पे? 2। इन दोनों के द्वारा वर्क डन निकालने चल रहे हैं। वर्क डन होता है डेल W इज इक्वल टू बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ध्यान से सुनिएगा। पहले ये छोर यहाँ था, ये वाला बल T लगा जिससे कि छोर कहाँ पे आ गया? O डैश पे। तो डिस्प्लेसमेंट इतने का हुआ है ना, लेकिन हमको बल की दिशा में विस्थापन चाहिए तो हमने यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला और ये जो होगा ये बल की दिशा में विस्थापन कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा। इसके कारण ये वाला साइड यहाँ पे पहुँच गया तो बल गुणे विस्थापन, लेकिन हमारा फॉर्मूला तो है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, इसलिए हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और ये जो डिस्टेंस होगी यही बल की दिशा में विस्थापन कहलाएगी। तो क्या मिलेगा हमको? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। क्लियर है? दूसरा देखिए, इसके कारण ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, मतलब बल गुणे विस्थापन, लेकिन हमको तो बल की दिशा में विस्थापन चाहिए, इसलिए हमने यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला। तो ये जो डिस्टेंस मिलेगी ये बल की दिशा में विस्थापन कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे बल इधर था, विस्थापन भी ऐसे था, भाई O से यहाँ गया मतलब विस्थापन ऐसे है। यहाँ पे बल ऐसे है लेकिन यहाँ से यहाँ गया तो विस्थापन ऐसे है। बल इधर है और विस्थापन इधर है, तो बल को विस्थापन की दिशा में कोरिलेट करेंगे, ऐसे करेंगे तो क्या आएगा? -T मिलेगा, -T इंटू AM। इतनी बात समझ में आई कि नहीं ये बताइए। इसकी वजह से ये यहाँ से यहाँ विस्थापित हुआ, लेकिन बल की दिशा में विस्थापन चाहिए तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये था बल की दिशा में विस्थापन। इसकी वजह से यहाँ शिफ्ट किया, परपेंडिकुलर डाला, बल की दिशा में विस्थापन चाहिए मतलब AM। ठीक, अब देखिए आगे। दिस इम्प्लाइज दैट डेल W इज इक्वल टू T इंटू OM। ठीक है, OM की जगह लिख सकते हैं OA माइनस MA, OA माइनस MA। ठीक है, -T इंटू AN की जगह लिखा जा सकता है, AN की जगह लिखा जा सकता है MN माइनस MA। ठीक है, MN माइनस MA। क्लियर? दिस इम्प्लाइज दैट डेल W इज इक्वल टू T इंटू OA माइनस T इंटू MA माइनस T इंटू MN प्लस T इंटू MA। ये इससे कैंसिल। दिस इम्प्लाइज डेल W इज इक्वल टू T इंटू OA माइनस T इंटू MN की जगह लिख सकते हैं O डैश B, O डैश B, सिंस MA is equal to O dash B. This implies that
डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू ओ ए माइनस टी इंटू ओ डैश बी। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इन ट्रायंगल ओ डैश ए डैश बी, ओ डैश बी निकालना है। ये हमको पता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। बेस कितना है, ओ डैश बी अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब ओ डैश ए डैश। ओ डैश बी की जगह आएगा ओ डैश ए डैश कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू ओ ए माइनस टी। आपको पता है ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश ए डैश, है ना। तो यहाँ लिखेंगे ओ ए कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू ओ ए को बाहर कर दिया, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू ओ ए 1 माइनस कॉस थीटा का एक्सपेंशन बोलिए। कॉस थीटा का एक्सपेंशन आता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा पे पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कॉस थीटा का एक्सपेंशन होता है। आपको पता है कि वर्चुअल वर्कडन में होने वाला डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होता है, अर्थात थीटा बहुत छोटा है। अगर थीटा छोटा होगा तो उसका सेकेंड ऑर्डर टर्म और छोटा होगा, हायर ऑर्डर टर्म और छोटा होगा। तो इन टर्म्स को हम नेग्लेक्ट करने चल रहे हैं। ठीक है, लिखते हैं सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल so neglecting second and higher order terms। ठीक, तो सेकेंड और हायर ऑर्डर टर्म्स को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। मिलेगा डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू ओ ए 1 माइनस केवल क्या बचेगा 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0। डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू, कहते हैं इसमें 0 आता है। ठीक है, लिखिए लेट टी बी द टेंशन, लेट टी बी द टेंशन in the string OA, let T be the tension in the string OA whose length is small l, whose length is small l। हो गया, फुल स्टॉप। let the string OA is displaced to the position O dash A dash such that O dash A dash is inclined at an angle theta to OA where theta is very small। ठीक है, लिखवा दिए कि थीटा बहुत छोटा है।
नीचे से लिखिए क्लियरली हो गया। नीचे से लिखिए फ्रॉम ओ डैश एंड ए डैश, फ्रॉम ओ डैश एंड ए डैश draw perpendiculars O dash M and A dash N। यहाँ लिखा है O dash M and A dash N to the horizontal and draw a perpendicular O dash B to the vertical। हो गया। नीचे से लिखिए द टेंशन T in the string OA, the tension T in the string OA is equivalent to the force T देखिएगा is equivalent to the force T in the direction OA and equivalent to the force T in the direction AO, है ना। is equivalent to a force T at O in the direction OA and a force T at A in the direction AO। फुल स्टॉप। नीचे से लिखिए द वर्चुअल वर्क डन बाय द टेंशन इज हो गया। ये पूरा होता है नीचे।